हेलो बच्चों, आज फिर से एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। क्लास 10th का है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये बेसिकली अदर बुक्स में ये भी मिल जाता है कि इसका नेम आपका देते थे हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि आपका ऊंचाई और दूरी, उस नाम से भी ये आ जाता है। तो वो बात वही है, या अनुप्रयोग कह दें या सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल दें, कुछ भी बोल दें, नेम वही है। हाइट एंड डिस्टेंस से भी यही नेम दे सकते हैं आपका, या अदर बुक से भी आप देखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस से भी ये मिलेगा मोस्टली। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का बनता है। एक क्वेश्चन तो श्योर बनना है, वो भी आपका लार्ज नंबर बनेगा, मेरा मतलब मैक्सिमम नंबर बनेगा, 4 नंबर का कम से कम बनेगा। तो ये फ्री के नंबर है, मैं बोलूँगा आप इजीली तरीके से ले सकते हैं, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेशियोज पता होना चाहिए, आप इसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग उसके पहले चेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में बोलूंगा आपका, यहां से मीनिंग से ही देख लो आप। ट्राई मीन्स होता है 3 यानी कि 3, गॉन मीन्स होता है साइड, क्या होता है साइड, और मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट करना, क्या होता है मेजरमेंट करना यानी कि मापना उस चीज को। ठीक है, मेजरमेंट करना किसी चीज का अगर मापते हैं, जिसको नापना भी बोल सकते हो, मापते हैं, तो यानी कि आपका क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई शेप जिसकी 3 साइड्स हो, उसका मेजरमेंट करना। तो जनरली में 3 साइड्स को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 3 साइड जिसकी होती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्लियर है मेरी बात को। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका यूज होता है क्या नाम से, आपका एक ट्रायंगल में यूज करते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है बेसिकली। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज सर दैनिक जीवन में क्या है, मैं कहूँगा बहुत जबरदस्त यूज है। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज है। जैसे मान लो आप किसी चोटी को मापना है, तो आप क्या उसको फीता रख के मापेंगे कि इतना ये मीटर चोटी है, कि इतनी ऊंचाई उसकी। जैसे एवरेज क्या नाम से हम जैसे बोले कोई आपका 4,000 फुट ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, क्या उसको कोई मेजरमेंट करने जाता है कि कितने ऊपर उड़ रहा है, ये समझ रहे हैं। तो उनकी लेंथ्स वगैरह हम लोग निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ही हम लोग फाइंड करते हैं कि ये आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, किसी टावर की जैसे हाइट निकालनी है तो क्या उसका मेजरमेंट करने जाते हैं, हम लोग नहीं जाते ना। तो हम लोग बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं उनको हम लोग सिर्फ मेजरमेंट एंगल से ही करते हैं, तो जनरल आपका हो जाता है। तो वही चीजें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सुन लेना आप। ठीक है, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता है यानी कि मैं बोलूंगा क्या कि आपका ऐसा 3 साइड्स जिसकी हो उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ओके। तो क्या होता है ट्रायंगल, क्या होता है, एक मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये मान लो कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल 90 है, और ये एंगल मान लो कोई थीटा है, ये इसकी मान लो h हाइट फाइंड करनी है हम लोग, जनरली मैं बोलूंगा। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या जानते हैं, मैं जनरली पूछूंगा अगर आपसे, अगर थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हिंदी वाले भी समझ लो, इसको बोलेंगे हम लोग लंब, क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी वाले भी आप इस चीज को समझ लो कि अगर मान लो ABC कोई ट्रायंगल मैंने ले लिया जिसका राइट एंगल ट्रायंगल इज आपका बोल रहा है कितना 90 है, यानी कि B एंगल 90 है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं उसके थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा ही आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी लंबवत बोलेंगे। ओके, कंफर्म है मेरी बात को। तो लंबवत बोलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा फिगर। तो h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, इसमें रिलेशन आप जानते हैं, रिलेशन पे भी मैं बात करते हो जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हो। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर। ये बात मैं पीछे कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, उतनी जल्दी जल्दी बात बता देता हूं, आप समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, और एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि थीटा के सामने वाली या कोई भी एंगल लिया जाएगा उसके सामने वाली साइड को हम लोग लंबवत बोलेंगे। अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका लंबवत ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आता है राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। ठीक है, कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं, आपसे इजीली निकल जाएगा। इन बातों को ही सुनना शुरू की स्टार्टिंग की जरूरी होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं जिसको कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इनको अगर आप सुन लोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, लाइन ऑफ साइट्स, यानी कि आपका बोलेंगे लाइन ऑफ साइट्स क्या होती है, दृष्टिकोण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है लाइन ऑफ साइट्स देखेंगे हम लोग कि मान लो कोई भी ट्रायंगल्स मान लो है आपका, मान लो सपोज मैं बोल देता हूं, यहां कोई बंदा खड़ा है, आप यहां खड़े हैं और यहां किसी चीज को देख रहे हैं, यानी कि h हाइट पे है, और ये आपका मान लो कोई आपका मैंने ग्राउंड फ्लोर बना दिया
और ये इसकी h हाइट पे ये रखा हुआ है, कोई भी चीज हो सकती है। आप ऐसे देखो, जैसे जनरली आप मान लो यहाँ खड़े हैं, आप ऊपर की साइड देख रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऊपर तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। तो जो हम लोग देखते हैं एक हमारा वो चित्र बनता है, प्रतिबिंब जिसको बोलते हो, इमेज बनती है, वो कैसी बन रही उसको हम लोग बोलेंगे। अगर ये देखो आपका जो आप इस चीज को देख रहे हैं, मान लो ये ऑब्जर्वर है आपका, तो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं, यहां से इस तरफ देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बन रही है ये आपका होगा क्या, लाइन ऑफ साइड्स, इसको बोलेंगे दृष्टिकोण। क्या बोलेंगे हम लोग, दृष्टिकोण, यानी कि आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइड। ठीक है, लाइन ऑफ साइड्स के आपका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइड्स हो जाएगी, यानी कि दृष्टिकोण का मतलब है इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, देखने को ही हम लोग दृष्टिकोण बोलते हैं, कितने एंगल पे देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात को। नेक्स्ट, जहां से देख रहे हैं उसके अगर मैं बोलूंगा पैरेलल लाइन, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के पैरेलल, जैसे मान लो यहां मैं खड़ा हूं, थोड़ा सुन रही है मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं ये खड़ा हूं, मेरी आइस ये है, आइस से मैं कोई भी चीज देखता हूं, मेरी कुछ ना कुछ हाइट होगी आइस तक, यानी कि आंख तक होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ मुझे इमेजिन करनी पड़ती है। ये मेरी पैरेलल लाइन जाएगी किसके, ग्राउंड फ्लोर के, यानी कि जो आपकी वहां पे पृथ्वी होगी, धरती होगी, मैं बोलूंगा धरती होगी, उसके पैरेलल हम लोगों की एक लाइन इमेजिन करनी पड़ती है, एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। अब मैं इसको ऊपर की तरफ देखूंगा तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर की ओर देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं यहीं से मान लो नीचे की तरफ देख रहा हूं, मान लो यहां देख रहा हूं, ऐसे निगाह नीचे कर ली, तो ये नीचे बन रहा है हम लोगों का, तब भी हम लोग इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिन करेंगे, उसके नीचे जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको तुम बोलते अवनमन कोण। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलोगे, उन्नयन कोण। ठीक है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को समझ लो आप बस जनरली। तो मैं बोलूंगा, क्या मैंने बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी। सेकंड अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जिसको तुम बोलते हो क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हो, क्षैतिज रेखा। तो बताओ क्षैतिज रेखा क्या होगा। तो क्षैतिज रेखा मैं बोलूंगा कौन सी होगी, क्षैतिज रेखा होगी, यानी कि जो आपका यहां से जो आइस से बन रहा है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसको मैंने क्या हिंदी लिखा, क्षैतिज रेखा। और ये आपकी क्या है, हाइट। हाइट किसी भी हो सकती, कैसी भी हो सकती, एस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और हाइट आपकी यानी कि जितनी ऊंचाई पे होगा उसको हम लोग हाइट बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, थोड़ा भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है भाई। उन्नयन कोण क्या होता है, थर्ड पॉइंट है आपका। ठीक है, तो उन्नयन कोण मैं बोलूंगा किसी भी चीज को मान लो ऊपर की ओर देखा जा रहा, उसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। जैसे मान लो तुम अभी ऑब्जर्व करो, वहीं खड़े हो जहां पे या बैठे हो, वहां से आप देखो ऊपर की ओर देखो। जैसे मान लो ये पंखा आपके सामने टंगा है, मान लो सपोज मेरे सामने पंखा है, तो मैं बोल रहा हूं पंखा टंगा है, तो पंखे को देखेंगे तो हमें थोड़ा ऊपर ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि निगाह थोड़ी ऊपर ले जानी पड़ेगी। वो अगर हमें नीचे देखना है तो मैं नीचे को जैसे देखूंगा, तो ये अवनमन कोण हो गया, यानी कि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लाइन बनेगी आपकी, जो आंख से बनेगी, उसके पैरेलल, यानी कि आपको जो ग्राउंड फ्लोर के पैरेलल एक लाइन ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग बता दूं तो आप मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे। मान लो कोई ये बंदा आपका 1.5 मीटर का खड़ा है, ठीक है, 1.2 मीटर का मैंने बोल दिया, 1.2 मीटर का एक कोई बंदा खड़ा है यहाँ पे, और ये उसकी आंख है। सपोज आंख तक की डिस्टेंस में बोल रहा हूं, तो आंख उसकी कितनी है, ये है मान लो। अब मैं बोल रहा हूं यहां से वो किसी चीज को मान लो यहां देख रहा है, किसी भी चीज को देख रहा, तो उसका ये लाइन ऑफ साइड्स तो यही बनेगा, यानी दृष्टिकोण तो उसका यही बनेगा। और इसको मैंने बोला ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे है, और ये हाइट डिस्टेंस पे है, तो आपका h डिस्टेंस पे ये मान लो कोई ऑब्जर्वर आपका यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमें ये लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी, एक आपको लेट करनी पड़ेगी इसके पैरेलल। ये इसके कैसी होगी, पैरेलल। ये मेरी जो लाइन बन रही है, ये क्या बन रही, आंख से बन रही है, आंख से इस तरफ बन रही है। ठीक है, तो ये आपकी बनेगी। तो मैं बोलूंगा ये जो एंगल होगा, मान लो थीटा, दिस इज आपका थीटा हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भैया, जिसको तुम क्या बोलोगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, बहुत क्लियरली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यानी ऊपर की ओर हम लोग चेक करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मिस्टेक अक्सर करते हैं लोग। इसमें मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि मान लो हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो वो खट से ऐसे बोल देते ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस हो जाएगा, वो गलत बोल जाते हैं। कभी कभी इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ मान लो सपोज खड़े हैं और यहाँ ये नीचे कोई चीज को देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पर डली है आपकी और ये आप यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका बना है क्या, दृष्टिकोण, ठीक है, ये आपका बन गया। तो मैं बोलूंगा इसके पैरेलल आपको एक लाइन ऑब्जर्व में यहाँ लेट करनी पड़ेगी, ये वाला मैं बोल रहा हूं। तो ये मान लो कोई हाइट है, तो क्या करते कई लोग एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोलते हैं वो खट से ये वाला आंसर दे देते, सर ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मैं कहूंगा कभी नहीं हो सकता। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, इसके पैरेलल खींचो, इसके नीचे जो बनेगा आपका उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो दिस पॉइंट होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इसको मैंने बोला है थीटा, तो दिस इज क्या हो जाएगा, थीटा बोल दो या ए बी सी डी कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं सोचना मैं थीटा ही बार बार क्यों ले रहा हूं, आप कुछ भी अल्फाबेट्स ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बोल दो। तो दिस इज क्या बोलेंगे हम लोग, एलजेब्रा, यानी कि ये हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे आप, थीटा, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। मैंने यहां पे हेडिंग नहीं लिखी तो आप समझ लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस होता है, यानी कि कोई भी चीज हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको बात ये समझनी कि एंगल वो कौन सा लेते हैं, ये वाला एंगल तो नहीं उठा रहे बार बार, तो ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वहां पर समझनी पड़ेगी बात की। बाकी का मैं क्वेश्चंस में भी बहुत डीप बताऊंगा तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। कंफर्म कर पा रहे मेरी बात को, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, जिसको त्रिकोणमितीय सारणी भी बोल सकते हो आप। मैं ये बोल रहा हूं कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज की जो वैल्यू होती है, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 90, इनकी वैल्यूज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये टेबल मैं पीछे लेक्चर में बता भी चुका हूं, अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखो, तब इसके बाद ये देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यहां बना रहा हूं क्योंकि उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कितने एंगल, अगर आपको 30 दे दिया गया तो आपको यहां पे वैल्यू आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में आपको वैल्यू नहीं मिलती है, मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। मैं फिर भी आपको एक रिवाइज करने के लिए मैं बता देता हूं कैसे करना है इसको, ठीक है। तो आप मेरी बातों को सुन लेना यहां पर, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6, और एंगल मैं कुछ स्पेसिफिक पे बताऊंगा, 0, 30, 45, 60, 90, बस इतने ही लर्न रखना है आपको, लर्न ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो मैंने मान लो यहां पे ले लिया आपका क्या, एंगल, यानी कि आपका मान लो थीटा, मैंने कुछ भी बोल दिया, एंगल मैंने इस तरफ ले लिए, और ये मान लो कुछ इस टाइप से मैंने एक कोई टेबल टाइप का मैं यहां से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने लिया साइन थीटा, और यहां ले लिया कॉस थीटा, और यहां ले लिया टेन थीटा, और यहां ले लिया कॉट थीटा, और यहां ले लिया सेक थीटा, और यहां ले लिया कॉसेक थीटा, ठीक है भाई। तो कॉसेक थीटा इस तरीके से मैंने ले लिए, आप भी इसको लेना स्टार्ट कर दो, इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे 0, देखो ध्यान से, 0 एंगल अगर मान लो सपोज लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 30 एंगल लिया सपोज, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 45 एंगल लिया, ठीक है, एंड 60 मान लो सपोज ले लिया, ओके, और आपने यहाँ पे 90 ले लिया। सिर्फ आपको इतनी वैल्यू पे चेक करना है, इतनी पे मैं करके दिखाऊंगा, बाकी का मैं आगे नहीं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान सुनेंगे आप। मैं इसको ऐसे मान लो सपोज ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा छोटा बन रहा है तो आप इसको समझ लेना, दिखाई तो दे ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं दिखाई देता तो टेबल बन जाए, इसके बाद फिर क्या करना है तुम्हें, उसको वीडियोस को पॉज कर देना है, ओके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेरी लाइनें तिरछी बिरछी हो सकती हैं, ओके, सपोज दिस आ गया आपका, ओके। तो साइन जीरोस की वैल्यू आप लर्न रख लो या लर्न नहीं रखना चाहे तो मैं बता देता हूं कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तो आप यहां पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4 सपोज, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 कर दिया, 0 से लेकर 1 2 3 4 कर दिया। अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, 4 का तुम डिवाइड कर दो, 4 का तुम डिवाइड कर दो, 4 का तुम डिवाइड सब नंबर में कर दो, 4 का
डिवाइड, फिर इस पे स्क्वायर रूट लगा दो, सब में आप क्या लगा दो, वर्गमूल लगा दो, यानी कि स्क्वायर रूट आपने ये मान लो सपोज सब में कर दिया, तो ये साइन की वैल्यूज आपकी आ गई। देखो लर्न करना बहुत प्रोसेस सिंपल है, 0 से लेकर के 4 तक आपको नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद सब में 4 का डिवाइड कर देना, फिर उस पर स्क्वायर रूट लगा देना, साइन की अपने आप वैल्यू आ जाती है, स्पेसिफिक की वैल्यू है। तो बताओ 0/4 क्या आता है, तुम बोलोगे 0। 1/2 का स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, 1/2। 45 का कितना मिलेगा, 1/√2, ठीक है। और यहां पे 60 कितना मिल जाएगा, √3/2। बात क्लियर हो रही होगी, 4 से आउट निकल आएगा आपका, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का कितना होता है, 1। कॉस में क्या करेंगे, कॉस में कुछ करना नहीं, आपको रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब क्या है, जो 90 की वैल्यू वो 1 की हो जाएगी, इस तरफ से ये हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, ये 1 है भाई, और को सोचो 1, ये आपका सेम रहेगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। ओके, 0 डिग्री नहीं है, 0 ये आपका वैल्यूज है, ठीक है। बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा की आपको वैल्यू निकालने के पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। टेन थीटा इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो आपने अभी पढ़ा था कॉमन रेशियोज में, जिसमें मैंने बताया था रेशियोज वगैरह, पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा तो आप सुन लो। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको मैंने स्पेशल केसेस करके बताया भी था। तो अगर मुझे टेन थीटा इज इक्वल टू निकालना है तो मैं एंगल 0 की वैल्यू लूंगा, तो यहां 0 0 की वैल्यू रख देंगे हम लोग, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो रख के आप देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 0 की वैल्यू निकालूंगा, टेन 0 इज इक्वल टू एंगल सब में सेम ले रहा हूं, तो साइन 0 एक मैं निकाल के प्रॉपर दिखा रहा हूं, तो क्या लगता है कॉस 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/0 कितना होता है 0, तो आंसर इस कितना मिलेगा 0, टेन 0 को 0 हो गया। तो सिमिलर अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा 30 के लिए करेंगे तो दिस अपॉन दिस कर दो, क्योंकि मैंने ये दिस अपॉन दिस किया है, तो दिस अपॉन दिस करेंगे 1/2 अपॉन आप करो √3/2, मैं करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल गया 1/√3, क्या मिल गया 1/√3। सिमिलर ये कैंसिल पूरा हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा √3/1, यानी कि √3 बोल सकते हो। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, जिसको बोलते हो तुम क्या अपरिभाषित, यानी कि जिसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, वो होता है अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट आपका क्या दे रहे हैं आप, ध्यान सुनो मेरी बात को। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दो, आपका क्या मिल जाएगा √3 1/√3, और ये कितना हो जाएगा 0। ओके, कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को, दिस इज 0। बात करते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, यहां पे क्या बोलोगे, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा की मैं वैल्यू बोलूंगा, cos थीटा को आप पकड़ लो, अगर मैं 0 को बोलूंगा तो यहां 0 रखना, तो यहां पे 0 रख दो, तो बस बताते जाओ आप। तो 1/sec थीटा करना, अगर मैं बोलूं cos 0 की वैल्यू कितनी होती, तुम बोलोगे आप cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो 1/1 इज 1 मिल जाएगा, ये कितना मिल गया 1। अब cos को पकड़ना है आपको, तो 1 क्या कर दोगे 1/√3/2 करोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। सिर्फ इसको रिवर्स करते जाओ, उल्टी करते जाओ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा √2, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। कोसेक को क्या करेंगे हम लोग, कोसेक को कर देंगे हम लोग रिवर्स, रिवर्स कर दो 2√2 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1। दैट इज फाइनल, आपका टेबल हो गया। तो ये आपको निकालनी आना चाहिए, निकालना अगर सीख गए, और मैं बोलूंगा इसको आप 3-4 बार कर लो, आपको लर्न हो जाएगा। और ये लर्न रहना ही बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये लर्न नहीं रहती तो आप अच्छा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है वो 4 नंबर का कम से कम बनता है, 5 का भी बन जाता है अब आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये आना, ये टेबल आपको वहाँ पे नहीं दी जाती, इसकी वैल्यूज़ भी नहीं दी जाएगी। √3 की वैल्यू वगैरह दी जाएगी या पाई की वैल्यू वगैरह दी जाएगी, तो उसको तुम उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे आपका ये नहीं दिया जाता कि इसकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करने के लिए बोले, ठीक है। तो ये लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दिस, और इसका मैंने बोल दिया कि आपका ये एंगल थीटा है और ये एंगल आपका 90 है, और ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मुझे इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज बताओ हाइट और उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बोलो, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या होगा, बेस होगा, जिसको तुम क्या बोलोगे आधार, हिंदी वाले भी सुन लो, जिसको आधार बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग लंब, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम लोग बोलेंगे कर्ण, ठीक है भाई। तो हिंदी इंग्लिश मैंने लिखा है, आई थिंक आप इस बात को समझ रहे होंगे।
तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज पूछूं, सबसे पहले आप पूछूं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप इस चीज को लर्न रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले सुनो आप, एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू दिस, मैं लिख देता हूं, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन के, कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, ए अपॉन के, और टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। L4 यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, L4 आपका है, L4 है आपका लंब, और A4 है आपका आधार, और K4 आपका क्या है, कर्ण। तो इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, जब हम L अपॉन के लाल बटे कक्का यूज करेंगे तो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस मिलेगा, ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ये, और टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, यानी ऊपर है L अपॉन के, A अपॉन के, L अपॉन A, ठीक है, कंफर्म है। अब उल्टा अगर आपसे पूछे, कॉसेक पूछे तो K अपॉन L, उल्टा बोल देना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपसे कॉसेक पूछा जाए, यहीं पे मैं बोल देता हूं, कॉसेक अगर आपसे कहा जाए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अगर आपसे कहा जाए तो क्या बोल दोगे, K अपॉन A, K अपॉन L। और यहां पे अगर सेक पूछ दिया जाए, उल्टा सेक ही तो होता है, तो K अपॉन A। और यहां पे अगर आपसे कॉट पूछ दिया जाए तो क्या बोल दोगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा A अपॉन L। तो आई थिंक आप इन चीजों को कंफर्म कर पा रहे होंगे, जो चीज आपको फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं। इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा आ जाते हैं, इंग्लिश वालों के लिए, उसमें मैंने क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, काम वही है, साइन कॉस टेन, ठीक है। या मैंने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी तोले, उसमें यह भी पता चल जाता है, सोना चांदी अगर मैंने बोल दिया तोले, तो यानी कि आपका साइन कॉस टेन, ये भी बोल दिया उन्होंने। तो ये तो आप लर्निंग करने के लिए और बहुत अच्छा प्रोसेस है आपका, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, उसके अकॉर्डिंग बोल दो। तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे P अपॉन H। और अगर मैं बोलूं, इसमें बोलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन H। और आपका अगर मैं टेन थीटा इक्वल टू बोलूं तो क्या बोलोगे, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका P अपॉन B। अगर मैं बताओ यहीं उल्टा पूछ दूं, कॉसेक थीटा इक्वल टू पूछूं तो क्या बोलोगे, H अपॉन P। और अगर मैं यहां पे बोल दूं कोसेक थीटा इक्वल टू, बताओ क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन B। अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो तुम B अपॉन P। आई थिंक क्लियर। तो ये आपको प्रोसेस थोड़ा सा आना चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी है, इसमें बार बार यूज होगा। आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन है आपका, देखो, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट on a pole of height 5 centimeter. She need to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair, the work. What should be the length of the ladder that she should be use which when inclined an angle of 60 degree to horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she places foot of the ladder? बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक कहीं इलेक्ट्रिक फॉल्ट आपका खंबे में कहीं आ गया, एक इलेक्ट्रीशियन उसको सही कर रही है, ठीक है। तो वो मान लो कोई खंबा आपका, ये मैं मान सकता हूं, ये आपका मान लो कोई मैंने पोल बना दिया, ये दिस इज आपका पोल हो गया। तो वो कह रहे पोल से आपका ये पूरा पोल है आपका कितने मीटर हाइट का, ये बोला गया है उसमें। पोल आपका है आई थिंक आपका 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर सपोज, ओके। एंड 1 सेंटीमीटर नहीं, मीटर है यहां पे बेटा, मीटर 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 कर लो, मीटर, क्योंकि इतना छोटा खम्मा कैसे हो सकता है, 5 मीटर का आपका खम्मा है। तो वो कह रहा है आपका टॉप से यहां कहीं पे मान लो रिपेयर कर रहा है वो का नाम से, तो 1.3 मीटर पे वो रिपेयर कर रहा है, कितने पे कर रहा है, 1.3 मीटर कहां है आपका, 1.3 मीटर बिलो, ठीक है। 1.3 मीटर पे आपका क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, यानी कि यहां पे उसने क्या रिपेयर करनी है। तो आपको वो लैडर मींस होता सीढ़ी, ये मान लो आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो यहां पे सीढ़ी वो लगाएगा, इसी को सही कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा आपका दिस। तो ये हाइट कितनी होगी वो माइनस कर देंगे हम लोग 5 से, तो इजीली मिल भी जाएगा आपको जितना भी होगा। तो कह रहा है लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि ये आपको फाइंड करना है, एंड ये भी फाइंड करना है कि यहाँ जो फुट से जो उसका फुट है
खंबे का, उससे लैडर कितनी दूरी पे लगी हुई है। मैं हिंदी वर्जन भी पढ़ देता हूँ, मुझे याद नहीं रहता हिंदी वर्जन पढ़ने का, थोड़ा देख लेते हैं। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है, ठीक है। मरम्मत करने के लिए उसे खंबे के शिखर से ऊपर से 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, ठीक है, यहां तक पहुंचना चाहती है। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहे हैं, लैडर की लंबाई पूछ रहा है, जिससे कि क्षैतिज से 60 एंगल को झुकाने पर वह अपेक्षित है। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है वो, 60 डिग्री बोल रहा है आपसे, ठीक है। झुकाने पर वह अपेक्षित है, ओके। वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। और यह भी बताइए खंबे का पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु पर कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये x की वैल्यू भी निकालनी है। सपोज दिस, मैंने इसको x लेट कर लिया, आप भी लेट कर सकते हो। ये a है, b सपोज c एंड d मैंने लेट कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज आपका क्या है, AC। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन देखो, बहुत क्लियरली आप सुनेंगे मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा था। तुम बोलो क्या, हाइट ऑफ द लैडर AC मुझे फाइंड करना है और आपको AB फाइंड करना है, ठीक है। AC एंड AB फाइंड करना है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये हाइट कितनी निकल के आएगी, तो ये 5 में से आप माइनस कर दो। 5 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 तो नहीं, 3.7। कितना मिल जाएगा, 3.7 मीटर। ये आपकी हाइट बची हुई जहां पर रिपेयर करनी है, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका दिस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, कंफर्म, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लो जिसमें साइन और टेन आपका यूज हो। ये लेंथ पहले निकाल लेते हैं हम लोग, x निकाल लेते हैं। तो बताओ क्या यूज करें, अब उसी पे आ जाओ। जैसे परपेंडिकुलर साइड और बेस यूज होता है, ऐसा कौन सा होता है, तो टेन लगा दें हम लोग। क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल्स, तुम सीधा ले लो ABC में आप चेक करो, तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द, मैं लैडर और खंबे के बीच की दूरी देख रहा हूं कितनी है, x। तो मैं बोलूंगा इसमें क्या यूज कर सकते, टेन थीटा मान लो, सपोज ले लिया इसको, तो इज इक्वल टू तुम बोलोगे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B। समझ गए ना आप, P/B, ये बार बार मैं नहीं बोलूंगा आपका। तो 10 आप 60 लगाओ, 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P यानी कि परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, BC अपॉन कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां पे बोलो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू BC इज कितना आपका निकालना है, 3.7 अपॉन क्या हो जाएगा, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 √3। ये आपने x निकाल ली, यानी कि लैडर की आपका ये आंसर आ गया। यानी कि आपने इतनी लेंथ निकाल ली कि इतनी दूरी पे ये लैडर लगा हुआ है, दिस आ गया। इसको थोड़ा कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे में आंसर नहीं देना आपको, थोड़ा सा क्या नाम से मैं बोलूँगा आपको परमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। परमेयकरण का मतलब समझते हैं, रैशनलाइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। √3 को आप ऊपर ले जाया करो, तो x की जो वैल्यू आएगी, अगर सपोज मैं बात करूं तो क्या आएगी, 1.73 अपॉन √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 नीचे कर दो, इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू जो मिलेगा 1.7 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो, कट जा, नहीं कट रहा तो मीटर इतने ही अभी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। √3 की वैल्यू भी रख देनी है यहाँ पे, 1.732 आपको दी जाती है क्वेश्चन में, तो आप रख देंगे, नहीं तो इतना आंसर छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। तो क्या आ गई आपकी, लैडर जहां पे लगी हुई और खंबे के बीच की दूरी आपने निकाल ली। लेकिन वो आपसे ये कह रहा है कि आप ये लैडर निकालो, आपका लैडर की लेंथ निकालो। अब मैं पूछूंगा जिसमें परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज यूज होता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है, तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल वही में चल रहे हैं हम लोग। तो बोलेंगे, तुम बोलोगे साइन 60 लगाएंगे हम लोग। साइन इक्वल टू क्या होता है, क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब इसका क्या है, दिस, कर्ण क्या है, दिस। तो बताओ लंब कितना है आपका, तो साइन 60 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी, बोलो भाई, साइन 60 की √3/2, √3/2 इज इक्वल टू लर्न होना चाहिए ये वैल्यू। अगर लर्न नहीं है तो आप अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, ये मान लो आप, ठीक है। √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कितनी है, 3.7 अपॉन आपका हो जाएगा, इसको मान लो सपोज तुमने बाई लेट कर लिया तो ये बाई कर लो, ठीक है। उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3। इसको भी आप चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, 2.3 मल्टीप्लाई बाई 2, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 3 कर दो, तो इसका आप देखेंगे तो बाई इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, 3 2 6 7 मिल जाएगा, ठीक है।
√3/3 मीटर, इतनी ये उसकी लेंथ आ गई, किसकी? लैडर की। लैडर का मतलब सीढ़ी की लेंथ, ठीक है। तो आपको दो ही फाइंड करनी थी, लैडर फाइंड करनी थी, लैडर की लेंथ फाइंड करनी थी, और आपको सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी थी, उनके बीच की दूरी यानी कि कितनी दूरी पे वो लगी है, खंबे से कितनी दूरी पे लगी है, बस ये फाइंड करना था। तो x और y की वैल्यूज ये आ गए आपके, दैट इज फाइनल आंसर। तो इसको क्या बोलोगे? दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, और इसको क्या बोलोगे? लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि आप बोल दोगे सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। कंफर्म है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, आपको समझ में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a tree breaks due to the storm and the broken part went so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the points where the top of touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मैं हिंदी वर्जन भी पढ़ देता हूँ, हिंदी की मुझे याद नहीं रहती, मैं पढ़ देता हूँ इस बार। आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 एंगल का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं। आपने ये जनरल भी देखा होगा, जब कभी अब आंधी वगैरह आती है तो पेड़ टूट जाते हैं। तो पेड़ ऐसा मान लो, सपोज मैं पेड़ बना खड़ा हूं और अब मान लो यहां से कुछ पार्ट, आधा ब्रोकन पार्ट हो गया, वो टूट करके ऐसा जमीन पे जाके टच करने लगा, यानी कि पहले स्तंभ, यानी कि मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल खड़ा था, तो उसका हम लोग अगर बोलेंगे तो इसको वो जमीन को टच कर रहा है। तो सपोज आप इसमें 2D में तो मैं दिखा नहीं सकता, मान लो ये पेड़ है आपका, ये ग्राउंड है इसका, ठीक है। अब ये पेड़ मान लो ब्रोकन पार्ट यहां से कहीं से टूट जाता है, ये पार्ट जो टूटा है वो पार्ट नीचे गिर जाता है और कहां, जमीन को टच करने लगता है। यानी किसको टच कर रहा है, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल, ये आप मैं बोलूंगा ये जो गिरा है पार्ट, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। यानी जो टूटा पार्ट है वो इसको टच कर रहा है। तो मैं ये बोलूंगा अगर ये लेंथ मान लो, टूटी हुई लेंथ मैंने x लेट की है सपोज, तो ये x ही है, भले दिखने में बड़ी लग रही वो अलग बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या बोला बेटा, जो टूटा हुआ पार्ट है वही तो ये लेंथ है, वही है ना, क्योंकि वही तो पार्ट टूट रहा है आपका। तो वो टूटेगा तो कितना पार्ट टूटा मुझे पता नहीं कितना टूटा, मैंने इसको मान लो सपोज बाई लेट कर लिया, सपोज कुछ भी लेट कर लो आप, ये मान लो सपोज बाई कर लिया। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, हाइट ऑफ द ट्री होगी पूरी आपकी x प्लस का y, यानी कि पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी, x प्लस का y, क्योंकि जो टूटा हुआ पार्ट वो यहां गिर गया। अब जो गिरा है ये कितना एंगल बना रहा आपके ग्राउंड फ्लोर से, वो कह रहा है 30 एंगल भी बना रहा है, और वो जो आपका पेड़ लगा है उससे ये 8 मीटर दूरी पे आपका गिर गया है, यानी कि 8 मीटर इसकी ये डिस्टेंस दे रखी है उन्होंने, 8 मीटर डिस्टेंस। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ हाइट ऑफ द ट्री, आप बताओ कितनी हाइट होगी पेड़ की। तो बहुत सिंपल सा मेरे लिए हो गया, क्या कर देंगे हम लोग वही पोर्शन फिर से करेंगे, क्या x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। x इज है आपका ब्रोकन पार्ट और y है आपका जो भी खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनेंगे आप। नेम दे दो, आप देना चाहो तो इसका मान लो सपोज ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दिया, नेम अपने अकॉर्डिंग दे दिया करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखो, प्लीज चेक करेंगे बहुत ध्यान से। तो मैं बोलूंगा क्या, इन ट्रायंगल्स तुम बोलोगे क्या, ए बी सी, इसमें चेक करो। सबसे पहले ए बी सी में चेक करेंगे तो क्या मैं बोलूंगा, आप क्या यूज करेंगे, एक्स फाइंड करने के लिए मैं बोलूंगा जिसमें मैं बोलूंगा बेस और आपका हाइट यूज हो, उसको क्या यूज करते हैं हम लोग, या मैं बोलूंगा आप पहले लेडर के अकॉर्डिंग निकाल दो, जिसमें लेडर निकाला था अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आप हाइपोटेन्यूज को यूज कर लो। तो मैं बोलूंगा क्या लगा दो, आप बोलो कॉस लगा दें हम लोग, या बताओ किस में आता है, सीधे बोल दिया करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहां पे मिलेगा, कॉस ही में मिलेगा। तो मैं बोल देता हूं कॉस लगा दो आप, cos 30 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, थोड़ा सा सुन लेना, cos 30 इज इक्वल टू क्या बोलोगे तुम, सीधा बोल दोगे क्या हो जाएगा आपका, cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस यानी कि 8 मीटर अपॉन कितना है हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, यानी x। बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, √3/2, ठीक है, 60 की वैल्यू हो जाती है आपकी, याद होना चाहिए भाई। √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। इतने मीटर आपने निकाल ली, क्या उसका पार्ट जो टूटा हुआ पार्ट है वो आपका इतने मीटर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, मैं बोलूंगा ब्रोकन पार्ट, ठीक है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है, ट्री
यानी कि पेड़ का टूटा हुआ भाग। ओके, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या बोलेंगे, अब मुझे निकालना बाई जो आपका खड़ा हुआ पार्ट है उसके लिए। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, टेन में होता है। तो मैं बोलूंगा आप लगा दो टेन 30, बोलो भाई टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 इज इक्वल टू लगाओगे तो क्या हो जाएगा बाई अपॉन, यहां पे देखो पी अपॉन बी होता है सीधा 8, ठीक है। तो बोलो 1/√3 बाई अपॉन 8, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3। ये भी मीटर में आ गया, ये आपका आ गया ब्रोकन पार्ट। तो क्या ये आपका खड़े वाला पार्ट आ गया। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट HIEGHT ऑफ द ट्री, ठीक है भाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखो ध्यान सुन लेना मेरी बात को, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, x प्लस का y। बताओ x की वैल्यू आपने क्या निकाली, 16√3 प्लस का 8√3, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 अपॉन √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, कट कर दो तो कितना मिल जाएगा 8√3। दिस इज हाइट ऑफ द ट्री, इज मीटर में बोलना आप। दिस इज आपका फाइनल आंसर। बात को समझ पाए आप, नहीं समझ में आया तो मैंने यहां पे किया क्या, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 का नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 24√3, 20√3 तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 3 8 कितना होता है 8 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको दिखाना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसके बिल्कुल फ्री के नंबर है, मैं बोल रहा हूं फिर से फ्री के नंबर है, बस फिगर आपको बन गया, आपसे आंसर निकल के जाएगा। ओके, कंफर्म है मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। हिंदी पढ़ देता हूं, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो यदि मीनार आपकी 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा, ये मान लो कोई मैंने एक बना दिया मीनार, ठीक है, मीनार थोड़ी ऊंची होती, भवन थोड़ा नीचे रहेगा, यानी बिल्डिंग आपकी मान लो सपोज दिस, मैंने एक बिल्डिंग बना दी, ये मान लो बिल्डिंग है, और इनकी जो बीच की दूरी है वो भी आपको दी गई, बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं x लेट कर लेता हूं, सपोज x डिस्टेंस पे ये मान लो आपकी मान लो ये यहां पे है, मीटर में दी गई सारी लेंथ, किस में दी गई है आपकी, देख लेते हैं, मीटर में है तो ये मीटर में आप लेट कर लो, ये x मीटर है सपोज, ठीक है। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है और ये आपका टॉप ऑफ मीनार है। तो कह रहा है वो मीनार से और बिल्डिंग के आपके जो पाद बिंदु है, यानी कि मैं बोल सकता हूं, यानी कि आपका फुट है, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है आपका कितना 60, कितना बोल रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और जिसका टॉप यानी बिल्डिंग का जो टॉप है और मीनार के मतलब आपका मीनार का जो फुट है उनके बीच का जो एंगल बोल रहा है वो बना रहा है कितना 30, कितना बोल रहा है वो 30। दिस इज एंगल इज 30, जैसा बोल रहा है मैंने वैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रहा है, उन्नयन कोण दे रहा है, देखो ध्यान से, देखो क्या बोला, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है 30, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण कितना दे रहा है 60, मैंने 60 कर दिया, ठीक है। और हाइट ऑफ द मीनार इस बोल रहा है आपका कितना दे रहा है, ये भी हाइट दे रहा है इसकी कितनी 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। हाइट ऑफ द दिस आपकी हो जाएगी, यानी हाइट आपने निकाल ली ये, ओके। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप हाइट ऑफ द, ये मान लो मैंने h लेट कर ली सपोज, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको हाइट बतानी है कितनी होगी। बहुत क्लियरली क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ में आया, ओके। अब ये देखो उसका सॉल्यूशन नेम में दे देता हूं, मान लो सपोज ABCD सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल यूज करो, आप ABD, इन ट्रायंगल्स ABD, ABD क्या है, हाइट, BD आपकी क्या है, हाइट ऑफ द मीनार, यानी कि मीनार को तुम बोल सकते हो क्या टावर। तो मैं बोलूंगा इसमें जब यूज करेंगे तो मैं बोलूंगा यहां पे मान लो एंगल आपका मान लो 60 दे रहा है, तो बोलो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूं आपका बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और आपका परपेंडिकुलर साइड किसमें यूज होती है 10 में यूज होती है। तो तुम बोलोगे अगर मैं tan थीटा अभी सपोज ले रहा हूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोल दोगे BD अपॉन क्या बोल दोगे AB,
यानी कि BD अपॉन हो जाएगा AB। यानी कि ये बात तो समझ में आ रही, कैसे आ रहा, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा लाल बटे कक्का, समझ में आ रहा, उसी के बेसिस पे चलना है आपको। तो दिस मिलेगा आपको। तो बताओ tan 60 मैं यूज कर दूं, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा BD इज 50 मीटर अपॉन AB इज आपका x लेट किया मैंने, तो x कर लो आप। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 50 अपॉन √3, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। दिस इज आपका मीटर में रहेगा, सारी यूनिट आपकी मीटर, तो मीटर ही में आपको देना पड़ेगा। ये क्या निकाल लिया आपने, यानी कि जो आपका टावर है और अब बिल्डिंग जो बनी है उनके बीच की डिस्टेंस कितने पे है, ये इतनी डिस्टेंस पे मतलब दोनों हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ। इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल्स, अब ABC में चेक करो, ABC इसकी कह रहे थे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें यूज करना मुझे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, इसमें फिर लगा दें हम लोग। मान लो इसको मैंने tan अल्फा बोल दिया मैंने कुल मिला करके, तो क्या बोलोगे, बेस अपॉन इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि आप बोलेंगे लंब। तो बोलो क्या मिलेगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन आप बोल सकते हो क्या AB। तो आप tan अल्फा की वैल्यू मैंने मान लो 30 ले ली, 30 आपकी गिवन है, तो आपका AC इज कितना निकला, AC मुझे निकालना हाइट आपकी, और AB आप अभी फाइंड कर चुके थे, क्या है आपका 50 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, थोड़ा इसको देखो कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लेट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3 अपॉन 50 यहां पे H भी लगेगा साथ में, ठीक है। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3H इज इक्वल टू 50। √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और आपका 1 का मल्टीप्लाई 50 में करोगे तो आपका 50 रहेगा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/3 मीटर। इसका चाहो तो तुम डिवाइड कर सकते हो, ना चाहो तब भी आपका ये आंसर, ये क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है भैया। यानी कि आपका क्या है, क्या था, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, यही तो भैया फाइंड करनी थी, दैट इज फाइनल आंसर। लो, इतने सिंपल क्वेश्चन बन रहे, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। तो आपके लेवल के क्वेश्चन है, मैं कहूंगा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। हाइट एंड डिस्टेंस के तो मैं कहूंगा कहीं से क्वेश्चन ना भी लगाओ तब भी गेम हो जाएगा, लेकिन इतने क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other, the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. यानी कि दोनों के बीच में आपके शिप की डिस्टेंस बतानी है। यानी कि एक साइड कोई बंदा खड़ा है लाइट हाउस की, जिसकी हाइट कुछ है, उस हाइट से वो दो शिप को देख रहा है, और एक ही साइड है जहां पे वो खड़ा है, उसी साइड मान लो है, तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो कुछ बन रहा है 30, एक का आगे है थोड़ा सा, उसका बन रहा है 45। तो ये ऐसा सिंपल सा बनता है। तो हिंदी भी पढ़ देते हैं, हिंदी भी पढ़ देते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो बहुत ध्यान सुनेंगे आप, ये मान लो कोई लाइट हाउस मैंने बना दिया, ठीक है, और यहां पे लाइट हाउस है आपका कोई, और इस तरफ मान लो पूरा समुद्र है, इस तरफ पूरा समुद्र है। तो एक मान लो जहाज यहां कहीं है आपका, इस तरीके से मैंने बना दिया, एक कोई टोकरी टाइप का, ये एक जहाज यहां पे है, और एक जहाज आपका यहां कहीं पे है, ठीक है, दिस। तो ये मान लो आपका एक जहाज दिस, एक आपका जहाज दिस, मैंने पॉइंट बना दिए, और यहां से बंदा कोई खड़ा होकर के देख रहा है, यहां पे कोई खड़ा है, यहां से इन दोनों जहाजों को वो देख रहा है। बहुत ध्यान समझेंगे मेरी बात को, अगर फिगर समझ में आ गया आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये कह रहा है अगर इसको मैंने इसको ज्वाइन किया तो यानी कि ये इसका जो दृष्टिकोण निकालेंगे, ये आपका दिस दिया गया, और इसका जो दृष्टिकोण है आपका दिस दिया गया। दृष्टिकोण का मतलब जानते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल यानी कि सी लेवल के पैरेलल एक लाइन ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, उसको ही तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो दे रहा है, ये आपका दे रहा है 45, और सॉरी दिस इज आपका 30,
दिस इज आपका 30 दे रहा है, और ये एंगल पूरा दे रहा है 45। अब आप बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं आपकी, बिल्कुल ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, पैरेलल ही माननी पड़ती है हम लोगों को। तो ये पैरेलल है, तो मैं बोलूंगा ये एंगल अगर जो बन रहा है, जेड का फॉर्म बन रहा है, ये कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट्स एंगल्स। अल्टरनेट्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण कैसे होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 45। एंड आपका ये समुद्री लाइट हाउस का दे रहा है वो 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे, मतलब समुद्री पे ऊंचे लाइट पे खड़ा है कोई बंदा, उसको ऑब्जर्व कर रहा है समुद्री जहाजों को, और एक ही साइड बोला उन्होंने, तो मैंने एक ही साइड बोल दिया। अब वो कह रहे दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस बताओ। दोनों शिप मान लो x डिस्टेंस पे आपका है, मीटर है तो मीटर ही में आप ले लो, मान लो मीटर में आपका, दिस इज आपका मीटर में यहां पे शिप की जो डिस्टेंस है, इसको मैंने बाई मीटर लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका लाइट हाउस से जो आपका फर्स्ट शिप है उनकी डिस्टेंस आपकी दिस है, तो टू शिप्स बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी? दिस होगी। तो यहां पे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूं ABCD, मान लो नेम दे दिया, इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x मीटर, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। दो जहाजों की बीच की दूरी, ठीक है भैया, उनकी बीच की दूरी क्या लेट की आपने? दिस। यही मुझे फाइंड करना है, सिंपल सा, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। ओके, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस वाई, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे ही लिख देता हूं, x प्लस वाई होगी, बिल्कुल होगी। तो इन ट्रायंगल ACD में चेक करो सबसे पहले, इन ट्रायंगल्स ACD में देखो, ACD, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 30। बेस और परपेंडिकुलर साइड किसमें यूज होता है? 10। मोस्टली 10 ही यूज करना आप। तो 10 30 इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा सुन लेना, 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 75 अपॉन x प्लस वाई, 75 अपॉन x प्लस का y। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेस की? x प्लस वाई, 30 की वैल्यू बोलो, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस का y। तो x प्लस का y इज इक्वल टू हो गया 75 रूट 3। ये आपका एक रीजन मैंने छोड़ दिया यहां पे, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन करके मैंने यहीं पे छोड़ दिया, इसको आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल अब BCD में चेक करो आप, यहां पे देखेंगे इन ट्रायंगल्स BCD, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, जल्दी नहीं है मुझे। तो क्या हो जाएगा? 10 फिर से यूज कर दूं बाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो तुम बोलोगे 10 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? बेस। बेस इज कितना? बाई। ये कितना होता है? 1 वैल्यू होती है 10 45 की, टेबल लाइन होनी चाहिए आपको। तो 75 अपॉन क्या हो जाएगी? वाई। तो वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 75। दिस इज आपकी 75 मीटर, यानी कि ये आपका निकल आया बाई की वैल्यू। मैं कहूंगा पुट कर दो, कहां पे? पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रखो। फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपका? x प्लस का y इज इक्वल टू 75 रूट 3। तो y के प्लेस पे रख दो आप, तो y उस तरफ जाएगा, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो 75 रूट 3 माइनस का 75। तो यहां पे आप देखो, इसी के आगे मैं कर देता हूं, तो x की जो वैल्यू निकल के आई, क्योंकि x की मुझे फाइंड करनी है, 75 आप कॉमन ले सकते हो, तो रूट 3 माइनस 1, दिस इज इतने मीटर आंसर फाइनल। दिस इज फाइनल आंसर। तो क्या हो जाएगी? टू शिप के बीच की दूरी मैंने क्या लेट की थी? x। तो x की वैल्यू निकल आई कितनी? 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस हो गई, किसकी? शिप की बीच की डिस्टेंस। ओके, कंफर्म है? तो बेटा इंपॉर्टेंट, मोस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। 1.2 meter tall a girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line of the height of the ground. The angle of elevation is balloon from the eyes, उसकी आंख से बन रहा, of the girl at any instant of 60. After some times the angle of elevation reduced to 30. See in figure, figure भी दिया गया आपको। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द बैलून ड्यूरिंग द ट्रेवल्स, यानी कि आपको ये फाइंड करना है कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। मान लो सपोज मैं इसको x लेट कर लेता हूं, x मीटर आपकी डिस्टेंस है, क्योंकि मीटर में दिया गया तो मीटर में सारी यूनिट्स
होंगी। तो ये x होगी तो ये भी x होगी, होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी ये x। ठीक है, अब ये 1.2 मीटर की लड़की है, तो यहां से यहां खड़े तो वो आपकी हाइट यहां से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए आपको उसी तरीके से। तो वो क्या कह रहा है कि आपका पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 60, ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। ठीक है, तो एंड आप देखेंगे यहां पे पहले से कम हो गया। ओके, एंड मैं बोलूं 1.2 मीटर हाइट की लड़की है तो उसकी आंख से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसकी हाइट उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो मैं बोलूंगा 1.2 इससे माइनस करोगे तो ये जो आपकी हाइट निकलेगी ये आपकी निकल के आएगी यहां से यहां तक का ओनली। तो ये आप 1.2 माइनस कर दोगे तो आपका कितना मिल जाएगा 87 मीटर ओनली। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी निकल आई आपकी 87। ओके, नेम देना चाहो तो नेम भी दे दो आप। तो अब मैं हिंदी भी पढ़ देता हूं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतने मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 हो जाता है, यानी कि पहले लड़की है इस गुब्बारे को देख रही थी तो यहां नजदीक था उसके, जैसे उससे दूर होगा तो उन्नयन कोण कम हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कम हो जाएगा। पहले यहां था वही गुब्बारा यहां पहुंच गया, ऐसा नहीं सोचना कि डबल गुब्बारे हैं। ठीक है, वही गुब्बारा हवा में तैरते क्षैतिज बोल रहे वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा, तो वो चलते चलते थोड़ा सा डिस्टेंस पकड़ गया है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्वाभाविक है कम हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में बोलूंगा जितनी दूरी पे आप देखना चाहो, जितनी ज्यादा दूरी पे होगी उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस थोड़ी पकड़ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30। ठीक है, तो गुब्बारे के बीच की दूरी की तय करना है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी बताना कितना है। बहुत सिंपल सा, क्लियर है मेरी बात को? सुनो, तो सबसे पहले आप बताओ ये x मीटर, तो ये भी तो x मीटर ही होगी भाई, x होगा। सपोज इसको तुम बाईलेट कर लो, ये मान लो आपने बाईलेट कर लिया कि यहां से यहां तक का बाई है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तुम बोलोगे x प्लस का बाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? सेम अकॉर्डिंग बोल सकता हूं मैं। ठीक है, नेम दे देता हूं, ऊपर ही दे देते हैं नेम, नीचे भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। A B C D E, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, ये डी है आपका पॉइंट। ठीक है, डी। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल्स में कौन सा ले लूं? ए बी सी। इसमें देखो आप, मैं क्या लगा दूं? ए बी सी में 1030 मैंने लगा दिया तो कितना मिलेगा? तो हाइट अपॉन क्या हो जाएगा? बेस क्या लेट किया आपने? x प्लस बाई। हाइट कितनी है 87 अपॉन x प्लस का बाई, तो 1030 की वैल्यू बोलो तो 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस का बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का बाई इज इक्वल टू 87√3। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, √3 पे आप करके छोड़ दो, x और y का रीजन निकाल लिया, आप निकाल के छोड़ भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे हम लोग क्या, इन ट्रायंगल ADE में, इन ट्रायंगल्स ADE, थोड़ा ध्यान से, ADE में चेक करो। ADE में चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्टली मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, 1060 लगा दो आप। 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे DE अपॉन AD, यानी कि सेम हाइट इसकी भी होगी, 87 नहीं तो होगी, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल तो सेम चल रहा है ना भाई। तो 87 अपॉन क्या हो जाएगी? बाई। तो 1060 की वैल्यू बोलो कितनी है? तो √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। दिस इज मीटर। ये हो गई आपकी y की डिस्टेंस। मुझे चाहिए किसकी? x की। पुटिंग इन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, पुटिंग इन फर्स्ट में रखो तो y के प्लेसेस पे रखना है, तो x प्लस का 87 अपॉन √3 प्लस का 87√3, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 87√3 माइनस का 87 अपॉन √3, तो इसके नीचे एलसीएम कितना मिल जाएगा? √3 एलसीएम ले लिया आपने, तो 87 √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का, और ये हो जाएगा 87 ही ओनली। ठीक है, 1 टाइम जाएगा। दिस इज x इज इक्वल टू है, ये क्या है? दोनों गुब्बारे को बीच की दूरी है आपकी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स। ठीक है, तो मैं यहां पे निकालूंगा x इज इक्वल टू, जो आपकी निकल के आएगी 83 का कितना होता है? मैं कॉमन ले लेता हूं, मुझे मल्टीप्लाई करना थोड़ा अच्छा लगेगा। 3 माइनस का 1 मैंने कर दिया, अपॉन √3 है,
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 81/2 अपॉन √3। तो इसका x इज इक्वल टू जो निकल के आएगी वैल्यूज आपकी, इसका थोड़ा मल्टीप्लाई करो, यही मैं कर देता हूँ 14 और 8 2 16 17 अपॉन √3। ये भी दे सकते हो, नहीं ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 17.4 √3 अपॉन 3 का इसमें डिवाइड जा रहा, करके तो जाना पड़ेगा आपका, कट करो इसका, तो कट करेंगे 5 मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, √3 मीटर। दिस इज फाइनल आंसर। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो दिस इज फाइनल आंसर, यही है दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी आपको निकल आई। y की वैल्यू आपने यहां निकाली थी, तो इसको अगर करना चाहो तो दिखा लो, नहीं y की जरूरत ही नहीं है आपको, तो आपको उसकी वैल्यूज नहीं निकालनी, मुझे दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो ये क्या है, x आपने क्या लेट किया, फिगर अगर कायदे से बना रहा है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत क्लियरली दिखा करके आ सकते हो। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, which is the approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find this time taken a car to reach the foot of the tower from this point. बहुत क्लियरली आप समझो, वो कह रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ देता हूं पहले। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा किया गया समय ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहे, पाद, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगा। बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। ये बोल रहे हैं आपका, मान लो ये मैंने एक कोई मीनार एक बना दी, ये सपोज दिस मीनार है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। और यहाँ पे बंदा कोई खड़ा होकर के मान लो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ से वो कार आपकी यहाँ से आ रही है, ग्राउंड फ्लोर मैंने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चल रही कार, मान लो पहले कार यहाँ थी, तो यहाँ पे जब वो कार उसने देखी, मैं कार ही बना देता हूँ, ये मान लो सपोज लो कार हो गई आपकी, दिस इज इस टाइप की मैंने कार बना दी। तो ये कार मान लो देख रहा, तो यहां से जो उन्नयन कोण, सॉरी अवनमन कोण उसका दे रहा है, कितना दे रहा है, दे रहे हैं कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये कार 6 सेकंड चली, 6 सेकंड बाद उसने देखा तो कार यहां कहीं आ गई सपोज, अब मैं कार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये उसका अवनमन कोण हो गया। अब देखो ये हाथ से बना रहा है, तो ये नहीं सोचना ये सर आपका पैराबोला सा लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, आप हाथ से बना रहे हैं, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो वो बोल रहा है कि अवनमन कोण दे रहा है, यानी कि आपका क्या दे रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है आपका कितना, तो मैंने इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन इमेजिन कर ली कि यहाँ पे पैरेलल एक लाइन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस दे रहा है वो आपका पहले 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत क्लियरली बात है, क्योंकि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना बनेगा, मैं बोलूंगा दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर आप ये देखेंगे तो ये अल्टरनेट्स एंगल बन रहा है, तो ये अल्टरनेट को जिसको तुम एकांतर कोण भी बोलते हो, ठीक है, हिंदी में। अब ये एंगल जब वो करें 6 सेकंड चला, यहां पे टाइमिंग कितना हो गया, 6 सेकंड हो गया टाइमिंग। 6 सेकंड में कार मतलब चल करके यहां आ गई, समथिंग यहां पहुंच गई, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, कहां पे है, 60 डिग्री, यानी कि 60 हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब वो कह रहा है यहां से यहां तक का कितना टाइमिंग लग रहा है उसको पहुंचने में, टाइम पूछ रहे हैं हम लोगों से, ठीक है। ओके, मैं मान लेता हूं इसका, ये मान लो h हाइट पे आपकी कोई एक मीनार पे बंदा कोई खड़ा है, जो आपका दे रहे हैं एक मीनार पे, मतलब ये मान लो खड़ा कोई बंदा, ठीक है, शिखर पर, और कांस्टेंट स्पीड, तो मैं लेट कर लूंगा कांस्टेंट स्पीड, तो ये तो डिस्टेंस है, तो इनको मुझे डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो यहां से यहां तक टाइम लग रहा है उसको t सेकंड, मैंने क्या कर लिया, t सेकंड मान लो समय इसमें, यहां से यहां तक का उसका
50 सेकंड लग रहा, यहां से यहां तक 6 सेकंड लग रहा है, यहां से यहां तक मैंने टी लेट कर लिया, सपोज कुछ नहीं है। तो देखो आप यहां पे नेम दे दो ए बी सी डी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। लेट्स द स्पीड ऑफ, कांस्टेंट स्पीड कर लो, द कांस्टेंट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू वी, किस में दे रहे हैं आपका, ये मीटर ईटर दे रहे हैं क्या, कुछ भी कर लो, मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग कर लो, वी मीटर पर सेकंड कर लो या किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी कर लो, सेकंड में रखो आप यूनिट को, ठीक है। तो आपका मान लो मैंने वी लेट कर लिया कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कार, ठीक है, क्लियर है मेरी बात को। यानी कि मैं बोलूंगा, क्या मैं बोल सकता हूं इसको हिंदी अगर बोलूं, एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल आपकी है। एक समान चाल का मतलब हो जाता है जैसे अगर मान लो उसकी एक्सीलेटर आप ले रहा है तो कम ज्यादा ना करो, वो एक से चलाओ, जैसे 10 की स्पीड से चल रहे हो 10 ही के चलते जाओ, समझ रहे मेरी बात को। तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड या बोल सकते हो या कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हो, ठीक है। एंड में बोलूंगा अब मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। अब आप बताओ, एक फॉर्मूला मैंने बताया था STD, बताया था STD, इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो यहां से मुझे डिस्टेंस ही निकालना है, स्पीड मैंने लेट कर ली, टाइम इसका दिया गया तो मैं निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले बताओ AB की लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB, AB की दूरी, AB की दूरी, थोड़ी भैया ध्यान से देखेंगे आप, जल्दी नहीं है हमें, कितना निकलेगा। तो S कितना है, S आपने लेट किया, S कितना है स्पीड V, और आपने T कितना है, समय 6 सेकेंड, तो दिस इज हो गया क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया आपका, AB का डिस्टेंस निकाला है। सिमिलरली BC का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ BC, BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसमें टाइमिंग कितना है, T है, और आपकी स्पीड कितनी है, V है, तो TV आपका हो जाएगा। ये हो गई आपकी डिस्टेंस, मैंने मीटर बोल दिया तो मीटर भी तुम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मीटर मैंने यूनिट तो किसी भी में ले लो, लेकिन आपसे टाइम पूछा गया तो यूनिट से मुझे कुछ लेने देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैंने डिस्टेंस निकाल ली। अब अगर मैं तुमसे पूछूं AC डिस्टेंस क्या होगी, AC डिस्टेंस, अगर मैं AC यहां से पूछूं, AC डिस्टेंस, AC इज इक्वल टू होगा AB प्लस का BC, थोड़ा ध्यान से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस का BC। तो आपने डिस्टेंस निकाल ली, कितने हो गई आपकी, तुम बोलोगे 6V प्लस का VT, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आपने यहां से यहां तक की निकाल ली। बहुत क्लियर है टोटल डिस्टेंस। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इन ट्रायंगल्स ACD, पूरा मैं फाइनल ले रहा हूं, ACD, इसमें चेक करो ACD, तो फाइनल बेस हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, H है आपकी, तो लगा दो कितना, 10 लगा दे, 10 30 इज इक्वल टू, तुम बोलोगे 6V प्लस का VT अपॉन H हो जाएगा। क्या होता है 10 इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B होता है, H अपॉन करो यार, सॉरी मैंने गलत कर दिया, क्या हो जाएगा H अपॉन 6V प्लस का VT हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 30 की वैल्यू बोलो, √30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो H अपॉन 6V प्लस का VT क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6V प्लस का VT इज इक्वल टू हो जाएगा H√3। ये मैंने फर्स्ट करके यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है मेरी बात को। आगे सुनो, यहीं पे मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा सुनते जाना बहुत ध्यान से। दिस निकल आया। अब मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूंगा, BCD, इन ट्रायंगल्स BCD में देखो BCD, तो क्या हो जाएगा 1060 लगा दें, 1060 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, CD अपॉन BC बोलो वैल्यू कितनी है आपकी, तो H अपॉन हो जाएगा आपका कितना, VT, ये ओनली कितना निकला आ रहा था, VT, यहां पे मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, VT मैंने BC निकाली है तो BC को हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो 1060 की वैल्यू बोलो कितनी, √3/1 इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन VT, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H इज इक्वल टू हो जाएगा VT √3, ठीक है। ये होगी सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट से। आप देखो ये H की वैल्यू उठाकर कहां डाल देंगे हम लोग, यहां पे डाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा देखो 6V प्लस का VT इज इक्वल टू H के प्लेस पे कितनी वैल्यू निकाली आपने, VT √3,
मल्टीप्लाई बाई √3 कर देंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, मैं v कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 6 प्लस का t हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे v है और यहाँ पे tv है इंटू 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो v से v कैंसिल कर दो, तो 6 प्लस का t इज इक्वल टू 3t। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखो आप, तो आपका कितना निकला 3t, तो t को उस तरफ ले जाओ, 6 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3t माइनस का t, तो आपको यहां से मिलेगा 6 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, आंसर इज हो जाएगा 3 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड, दैट इज फाइनल आंसर। तो क्या करना है आपको, 3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। आई श्योर कि आपको यहां दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, क्लियर दे रहा, नहीं दे रहा तो मैं ऊपर दिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 6 प्लस का t इज इक्वल टू 3t आया, मैं यहां दिखाता हूं, तो 6 प्लस का t इज इक्वल टू 3t मैंने फिर से नोट कर दिया, अगर नहीं दिखा दे रहा तो यहां पे कर सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3t माइनस का t, तो 6 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। हमें यही तो फाइंड करना था, दैट इज फाइनल आंसर। कितना निकालना था, t की वैल्यू फाइंड करनी थी, bc से लेंथ पूछ रही तो कितना टाइमिंग लगेगा उसको उस मीनार तक पहुंचने में, या मैं बोलूंगा कहां तक, शिखर तक पहुंचने में, यानी कि इसके पाद तक पहुंचने में कितना और टाइमिंग लगेगा, 6 सेकेंड और लगेंगे, वो गाड़ी वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड द फ्रॉम ऑफ द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है, यानी कि वो कह रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसका दिया गया है और उसका बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 9 दिया गया है, तो कह रहा है उसकी हाइट प्रूफ करो कि आपकी 6 मीटर होनी चाहिए। हिंदी भी पढ़ा देते हैं हम लोग। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा, कोण पूरक क्या होता है, पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं जिसका सम आपका कितना होना चाहिए 90। ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में थोड़ा सा बता भी चुका हूं, आई थिंक अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं दोबारा। ठीक है, तो ये मान लो मैंने कोई बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल ये 90 है, ये मान लो ए है, बी एंड सी, इसको मान लो डी नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी एंगल्स, तो वो कह रहा है कि आपका कोटिपूरक है, सॉरी कोटिपूरक है, पूरक कोण बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ये अगर मान लो थीटा है तो ये आपका होगा 90 माइनस थीटा, ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको, कोटिपूरक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूरक कोण बोलते, कोटिपूरक ना बोलो कोई दिक्कत नहीं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, जिनका एंगल्स का सम 90 हो। जैसे मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90, तो 90 के इक्वल हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आप तो प्रूफ करना है, और वो इनकी जो लेंथ दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर यहां से यहां तक, एंड दिस इज 9 मीटर। फाइनल दे रहे हैं यहां से इनिशियल से लेकर के फाइनल तक, ये 9 मीटर दे रहा है। तो हमें हाइट प्रूफ करनी है कितनी, 6 मीटर आपको हाइट दिखानी है। कितनी दिखानी है बेटा, 6 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइएगा इसको। ठीक है, तो आप चेक करो कैसे मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लिया, तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल्स में यूज करूंगा ए बी सी में, फाइनल ए बी सी। थोड़ा ध्यान से, एंगल कितना दे रहा है थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 9 दे रहा है, हाइट आपको निकालनी है, तो h अपॉन क्या हो जाएगा 9, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आप बोलोगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली लंब ये आधार हो गई आपकी। तो दिस इज आपका, मैंने यहीं पे भी फर्स्ट छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना निकाल के मैंने फर्स्ट करके छोड़ दिया इसको। इन ट्रायंगल्स अब मैं ले लूंगा कौन सा, डी बी सी। कौन सा ले लिया, डी बी सी। ठीक है, डीबीसी में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो फिर से आप लगा दो 10, क्या लगा देंगे 90 माइनस का थीटा, इसका एंगल 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन हो जाएगा आपका कितना
4 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता? फर्स्ट में। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था, 90 कर देता, एंगल चेंज कर देता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते, सारे पॉजिटिव होते। 10 किस में चला जाएगा? कॉट में। किस में चला जाएगा? कॉट में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? h/4। अब यहां पे तुम क्या जानते हो? अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू आपसे पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? 1/cot थीटा। अगर मैं cot थीटा इज इक्वल टू निकलूंगा तो तुम बोल दोगे 1/tan थीटा। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो मैं यहां पे कर देता हूं cot थीटा इज इक्वल टू क्या? 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/4। tan थीटा मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर मैं वैल्यू यहां पे निकालूं तो 4yh हो जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्या आ गया? उल्टा कर दिया मैंने। tan थीटा की जगह पे मैंने क्या कर लिया? 4yh कर लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को देखो, tan थीटा की वैल्यू है, तो दोनों क्या कर देंगे हम लोग? इक्वल कर देंगे। तो h/9 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 4/h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h² इज इक्वल टू 36। तो h इज इक्वल टू आपका क्या निकलेगा? ±6। अब आपकी h कभी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर आंसर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर आंसर। दैट इज फाइनल आंसर। ओके, कंफर्म है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं, यही आते हैं और आएंगे क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोल सकता हूं इस टाइप का क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आ सकता है, और ये इस टाइप के हाइट वाइट वाले क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, जिसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मान लो पक्का इंपॉर्टेंट आया, वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या लिखा है इसमें? इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द लेक मींस होता है झील, ठीक है, इज अल्फा and angle of depression of its reflection in the lake in beta prove that height of the cloud is this। मैंने वहां पे प्रूव नहीं लिखा, यहां पे लिख दिया, तो कोई बात नहीं है, एक ही बार मैंने लिख दिया। हिंदी में दिखा देते, यदि एक झील के ऊपर एक बिंदु से h मीटर से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा होता है और झील से उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना होता है? बीटा होता है, तो सिद्ध कीजिए कि बादल की ऊंचाई दिस है। अच्छा, थोड़ा सा ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, मान लो कोई बादल बना होता है, फिर हम लोग उसको झील में या नदी में देखते हैं, तो क्या देखते हैं? जितनी ऊंचाई पर ऊपर होता है उतनी वो गहराई में नीचे दिखाई देता है। प्रतिबिंब का मतलब यही तो होता है। जैसे मैं जनरली बोलूं, आप शीशे के पास खड़े हो, कभी भी खड़े होकर के देख लेना, आपके पास ये प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं आप। तो मान लो शीशे से आप अगर मान लो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मान लो यहां से लेकर के 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर अंदर ही उसका आपका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इमेज उसकी बनेगी, ये कंफर्म है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उतनी लेंथ पे बनता है आपका। तो मान लो अगर बादल क्लाउड आपका यहां कहीं, मान लो बादल मैंने इस टाइप से बना दिया, ये बादल है मान लो सपोज दिस, और ये मान लो मैंने एक कोई झील बना दी, ठीक है, ये झील है आपकी, ठीक है, यहां पे लेक है, मतलब झील है, पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे बंदा क्या खड़ा है? एक बंदा मतलब ये खड़ा है, मतलब कोई भी मान लो जो आपका h मीटर का ये कोई खड़ा है, जिसमें h मीटर बोला गया है, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये देखो लिखा है पॉइंट ऑफ फ्रॉम दिस h मीटर, मैंने h मीटर कर दिया, ये hm बोल दिया, तो ये इतने हाइट का कोई खड़ा है, वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, इस बादल को देख रहा है। तो बादल का जो उन्नयन कोण है, मान लो सपोज दिस, एक पॉइंट में बना देता हूं, ये फिक्स पॉइंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको चेक भी तो करना है, ठीक है। और इसका ये मैंने हाइट डाल दी, दिस आपका परपेंडिकुलर, दिस इज हाइट हो जाएगी। तो ये मान लो कैपिटल हाइट किसकी होगी? बादल की हाइट हो चुकी है, यानी कि यहां से झील से और हाइट अगर चेक करोगे बादल की, तो मैंने h लेट कर लिए, तो दिस इज हाइट ऑफ दी आपका क्लाउड, तो ये आपकी हो गई क्लाउड की हाइट। अब इसके पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उसके आइस से, तो इसके आइस से हम लोगों ने एक ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो कह रहा है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितना बन रहा है? अल्फा। जैसा वो बोल रहा है मैंने वैसे ही किया। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, झील पे खड़े होकर के। अब आप बात को सुनना, बहुत ध्यान सुनेंगे। मैं यहां खड़ा हूं, मैंने देखा उसको ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है मेरे आइस से, उसको बादल को मैं देख रहा हूं। अब उसी बादल को मैं पानी में देख रहा हूं, पानी में देखेंगे तो उतनी गहराई पे दिखेगा आपको, नीचे भी तो पानी के दिखाएगा देगा, तो ये इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये मान लो बादल आपका जो यहां था, वो बादल उठ के आकर के, मान लो उठ के नहीं बोल सकता हूं मैं, बादल
यहां कहीं मान लो पानी में दिखाई दे रहा, जिसका मैंने हाइट इसी के परपेंडिकुलर ही डालूंगा तो ये दे रहा है, या मान लो ये हाइट है तो ये कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, ये h ही डिस्टेंस पे आपका दिखाई देगा जितनी उसकी हाइट थी, जितनी उसकी हाइट है उसी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, यानी सेम डिस्टेंस ही होती है। तो यहां से वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा आपका कितना, अगर वो पानी में देख रहा है बीटा बन रहा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल बन रहा कितना, बीटा। इस बात को देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि वो पानी में देख रहा, अब पानी में देखेगा तो यहीं तो दिखाई देगा, तो कितनी हाइट पे दिखाई देगा, h ही हाइट पे दिखाई देगा, जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे रहेगा आपका, ठीक है। तो यहां पे कितना बोल रहे हैं, वो बीटा बोल रहा है जैसा उन्होंने बोला है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इतना दे रहे हैं, फिर तो हाइट ऑफ द क्लाउड बताओ कितनी होगी, कि अगर बादल की ऊंचाई बताओ कितनी होगी, वो मुझे प्रूफ करनी है, बाकी का सब गेम हो चुका है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो, तो मैं इसमें लगा सकता हूं सीधे सीधे कर करके दिस लगा सकते हैं, यानी कि आप tan लगा दो आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये दे रहा है tan बीटा, tan का मतलब तो tan ही लगाना, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सोचना भी नहीं है आपको, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। अब मैं अगर मैं बताऊं इसको, मैं इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दूं, यानी कि ये मान लो सपोज मैंने एक इमेजिन कर ली कि ये मान लो आपका h ही हाइट पे मैंने एक कोई एक रेक्टेंगल्स टाइप का बना दिया जो h हाइट पे है, और इसको मैंने यहाँ पे कहीं पे ये ज्वाइन कर दिया इसको उसी बादल से, ठीक है। तो ये आप समझ लेना, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर फिगर लग रहा है तो आप उसको चीज को समझ लेना। तो ये कितनी हाइट होगी, h ही होगी, होगी नहीं होगी, बहुत ध्यान सुनेंगे। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, मान लो इस नाम मैं कुछ नेम दे देता हूं थोड़ा सा, ये मान लो a दिया और ये मान लो b दिया नेम इसका, c दिया एंड d दिया इसका नेम एंड e दिया इसको नेम, ठीक है, और f मान लो इसका दे दिया, ठीक है, और f और h f g मान लो इसका नेम दे दिया, क्या दे दिया, g, रेड से मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, g मान लो नाम इसका दे दिया, ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। अगर मैं बोलूं एफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ई इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा स्मॉल h प्लस का कैपिटल H, दिस इज हो गया क्या, एफ ई हो गया कि नहीं हो गया। बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, मैं अभी यूज करूंगा ये सब चीजें। अच्छा मैं इसकी हाइट निकालूं ओनली जिसका CG की हाइट कितनी निकल के आएगी, तो कैपिटल H माइनस का क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट हट जाएगी क्योंकि ये वाली हाइट कैसी सेम है, तो कैपिटल H माइनस का स्मॉल h, ये आपकी हाइट होगी कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। ओ सॉरी, तो ये h आपका हाइट में से आप निकालेंगे तो यहां तक ओनली हाइट रहेगी, दिस इज आपका कैपिटल H माइनस का स्मॉल h, यहीं तक इतनी हाइट ओनली, ठीक है, कंफर्म, ओके। अब मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो आप ये एंगल है, ये इसकी पैरेलल लाइन है, ये दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं बोलूंगा जितना एंगल बीटा तो ये भी एंगल कितना निकल आएगा, बीटा निकल आया, ठीक है, मेरे को क्लियर बीटा निकलेगा। इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, ये होगी h प्लस का कैपिटल H, स्मॉल h प्लस का कैपिटल H। तो मैं अब इसमें यूज कर दूंगा, क्या करूंगा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं FGC, क्या मैं चेक कर रहा हूं, इन ट्रायंगल्स FGC, थोड़ा ध्यान से देखो, नेम में कुछ नहीं होता, नेम में कुछ भी ले सकता हूं, आप भी अपने तरीके से लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं मैं, क्या यूज करूंगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। बेस को तुम कुछ भी लेट कर लो, मान लो सपोज इस वाली साइड को आप कुछ भी लेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इन्होंने नहीं दे रखी, शायद एक बार देख लेता हूं, बीटा नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं, मान लो तुमने x लेट कर लिया सपोज दिस, ठीक है, x मान लो सपोज तुमने लेट कर लिया, तो यहां पे भी ये x ही होगी नहीं होगी, ओके। तो x मैं यूज करके मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस का स्मॉल h अपॉन हो जाएगा आपका x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर है। तो मैं इसको अभी यहीं पे मैं फर्स्ट करके छोड़ देता हूं, बाद में हम लोग और चेक कर लेंगे, या x की वैल्यू निकाल दो थोड़ा सा, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x इस तरफ आएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस का स्मॉल h अपॉन tan अल्फा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। x की वैल्यू मैंने निकाल दी, ओके, इसमें मैंने निकाला तो दिस निकला। अब मैं लगाऊंगा tan बीटा, किस किस में, tan बीटा FED में, आपका क्या लगा रहा हूं, EDF, इन ट्रायंगल्स EDF। बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त फिगर, अगर आपको कंफर्म हो रहा तो मैं बोलूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन।
क्या मैंने बोला, EDF, EDF में देखेंगे तो आप क्या लगाएंगे, tan बीटा लगा दूं मैं। tan बीटा इज इक्वल टू, बताओ tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, tan बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, अब बताओ ये हाइट कितनी है, स्मॉल h प्लस का कैपिटल H, तो क्या हो जाएगी स्मॉल h प्लस का कैपिटल H अपॉन क्या हो जाएगी x, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, x मैंने कर दिया। यहां से मैं फिर से निकालूंगा x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू आपका निकलेगा कैपिटल स्मॉल h प्लस का कैपिटल H अपॉन हो जाएगा आपका tan बीटा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जल्दी नहीं है मैं, ठीक है। अब मैं यहां पे बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से देखो, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर देंगे हम लोग। तो कैपिटल H माइनस का स्मॉल h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस का कैपिटल H अपॉन tan बीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, अभी एक स्टेप और लिख देते हैं यहां पे। तो आपका मिलेगा क्या, tan बीटा कैपिटल H में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का स्मॉल h tan बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलर इसमें करो तो क्या मिलेगा, स्मॉल h tan अल्फा और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का कैपिटल H और मिल जाएगा आपको tan अल्फा, ठीक है। दिस आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा तो मेरी बात सुनो, क्या मैंने लिखा, स्मॉल h tan अल्फा प्लस का h tan अल्फा। ओके, मैं यहां पे थोड़ा लिखूंगा, आप थोड़ा सुन लेना, ठीक है। अगर सुनाई दे रहा होगा तो ठीक है, मैं एक स्टेप को फिर से दोबारा लिख देता हूं, इसी स्टेप को अगर नहीं देख पाया वहां पे तो देख लो आप। tan बीटा माइनस का h tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस का h tan अल्फा, कैपिटल H tan अल्फा। ओके, दिस ओके, बिल्कुल क्लियर है आपका। तो कैपिटल H वन साइड कर लो, स्मॉल h वन साइड कर लो, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाओ, क्या मिलेगा, tan H tan बीटा माइनस का हो जाएगा आपका H tan अल्फा इज इक्वल टू H tan अल्फा, स्मॉल h tan अल्फा, ये उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का स्मॉल h tan बीटा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आंसर आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कैपिटल H कॉमन दिख रहा, ठीक है, कैपिटल को H कॉमन मैंने ले लिया, सपोज दिस, ठीक है। तो क्या मिलेगा, tan बीटा माइनस का tan अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, यही मैं नीचे रख रहा हूं, थोड़ा सुनते जाना, ये अगर सुनोगे नहीं तो आप भूल जाओगे, यहां पे तुम्हें लेंदी लगने लगेगा, बहुत सारी लिखी चीजें दिखने लगेंगी, वो आप पे फोकस ही नहीं करना आपको। इसमें क्या दिख रहा है, स्मॉल h मैंने कॉमन ले लिया तो तुम्हारा मिल जाएगा tan अल्फा प्लस का tan बीटा, ठीक है भाई, क्लियर है। ओके, मुझे कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो कैपिटल H इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, कैपिटल H इक्वल टू H तो आपका पहले से है, क्या है, tan अल्फा प्लस का tan बीटा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो tan बीटा माइनस का tan अल्फा, यही तो मुझे प्रूफ करना था। देखो ध्यान से देख लो आप, हैंस प्रूव्ड, यही तो मुझे निकालनी है। तो ये आपका देखो बेटा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने लगाया क्या, tan अल्फा tan बीटा लगाया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं बोलूंगा इसके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर तुमसे फिगर बन जाएगा तो स्मॉल आप चुटकी से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूं, आई थिंक आपके ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कहूंगा और ज्यादा प्रैक्टिस करो, अगर अदर बुक के करोगे तो और अच्छा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी कहीं से किया तो मैं कहूंगा ये आप कर लो, प्रॉपरली कर लो, हेडफोन लगा करके थोड़ा करो कि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप बाहर की जो आवाजें आती हैं तो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। मूवी की तरह ना देखें, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करें। अगर मेरा क्वेश्चन कहीं छोटा दिखाई देता तो उसको पॉज करके यानी रोक करके आप उसको पहले क्लियरली नोट करो, या बुक खोल लिया करो एनसीईआरटी, मैक्सिमम मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन रखता हूं तो आप उस बुक खोल करके भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और इसके नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आपके, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है वो पक्का मिलने हैं आपको, ठीक है। तो ये पक्का आता है चैप्टर, मैं बोलूंगा तो आप, मैं कहूंगा आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आप पढ़ो और सेहत का विशेष ध्यान दो, खाना अच्छा खाओ ताकि माइंड थोड़ा अच्छा चले, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।